नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो परिवार के साथ बैठ के देखने के लिए नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ एडल्ट कंटेंट है, इसलिए सिर्फ वयस्क लोग ही उसे देखें और वो जो इस फिल्मी ग्लैमर वर्ल्ड की हकीकत सुनना चाहते हैं। तो बॉलीवुड में इन दिनों वेब सीरीज़ हीरा मंडी की बहुत चर्चा है। उसमें कई पुरानी खाली बैठी हीरोइंस सच संवर के भारी गहने कपड़े पहन के तवाइफों की पुरानी संस्कृति दिखा रही हैं। हीरा मंडी लाहौर का मशहूर रेड लाइट एरिया था, कला की आड़ में जहां जिस्म का कारोबार होता था। कहते हैं लखनऊ और लाहौर की तवाइफें सिर्फ नाचती गाती थीं, जिस्म नहीं बेचती थीं। तो ये सरासर झूठ है। वो कोठे वालियाँ अपनी बेटियों और बाहर से फंसा के या ख़रीद के लाई लड़कियों को ट्रेन करके नाचने के साथ अमीर रईस सेठों और नवाबों को बेच के ही पैसे कमाती थीं, उनका सौदा करती थीं। नथ उतराई की रस्म तो आपने सुनी होगी। वो धूमधाम से रईसों और नवाबों से उन लड़कियों का बलात्कार कराने की एक रस्म होती थी और उनके साथ ये पहली बार हो रहा होता था तो उसकी ऊंची बोली लगती थी और कई बार तो एक ही लड़की की कई बार नथ उतरती थी। कुछ यही हाल शोबिज़ यानी ग्लैमर वर्ल्ड का भी है। मुंबई की बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री भी एक हीरा मंडी ही है। यहाँ हमेशा कास्टिंग काउच की बात तो होती है, लेकिन वैश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी की बात नहीं होती, जो कि इसमें बहुत आम है। और बहुत बड़ी बड़ी मशहूर हीरोइंस, एक्ट्रेसेस भी इसमें शामिल होती हैं। कहने को तो ये एक्टर्स हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारी लड़कियाँ और महिलाएँ यानी अभिनेत्रियाँ जिस्म फरोशी भी करती हैं। आम भाषा में करें तो धंधा करती हैं। जिस्म की खरीद फरोख्त के इस धंधे में लड़के लड़कियां दोनों बराबर शामिल हैं, लेकिन लड़कियों का मार्केट ज़्यादा है। और मैं सिर्फ स्ट्रगलिंग पीरियड की बात नहीं कर रही, वो तो है ही। बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं एस्टैब्लिश होने के बाद, हीरोइंस बनने के बाद भी यही करती रहती हैं। बस रेट बढ़ जाता है, लेवल अलग हो जाता है। और इसमें कई ऐसी हैं जिन्हें आप लीजेंड कहते हैं। अब जिस्म फरोशी की परिभाषा क्या है? जिस्मानी ताल्लुकात के बदले कोई फेवर लेना, कैश या काइन यानी नकद पैसा या सामान सुविधा वगैरह, वही जिस्म फरोशी है। मैं प्रेम संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सौदे की बात कर रही हूँ, यानी शुद्ध व्यापार, फ्लैश ट्रेड। ये फ्रीलांसिंग भी होती है और एक्सक्लूसिव भी, यानी सिर्फ एक को खुश करना या कई को करना। और दोस्तों, ग्लैमर वर्ल्ड में ये प्रोस्टिट्यूशन बाय चॉइस है। इन पर कोई दबाव नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। बस इजी मनी के लिए और ऐशो आराम के लिए ये अपना जिस्म बेच देती हैं। ये बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। और ये सिर्फ शोबिज़ में नहीं है, मीडिया में भी है, क्योंकि वहाँ भी ग्लैमर है। दोस्तों, ऐसी मेरे साथ की दो महिलाओं को, यानी फिल्म की टीवी पत्रकारों को, मैंने एक्टर्स कम प्रोस्टिट्यूट बनते खुद देखा है। उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। बॉलीवुड की कालीन के नीचे धूल नहीं बल्कि कीचड़ है। और दोस्तों, मैं सिर्फ छोटी मछलियों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस गंदे तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं जो अपनी मर्जी से मगरमच्छों के मुंह में जाती हैं, अपना मांस नुचवा के मुंह में नोट लेके बाहर निकलती हैं। इन्हें आप छोटे बड़े पर्दे पर देखते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मशहूर एक्टर्स के बारे में भी बताऊँगी जिनके मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि नाम सिर्फ उन्हीं हीरोइंस और एक्ट्रेसेस के लिए जा सकते हैं जो रेड में पकड़ी जाती हैं। बाकी सब तो सती सावित्री बन के रहती हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि ये लड़कियां और लड़के अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी का धंधा क्यों चुनते हैं? इस शोबिज़ यानी फिल्म हो, टीवी हो या एड इंडस्ट्री हो, इस सब की असलियत ये है कि ये सबसे पहले जिस्म का ही कारोबार है और उनके पास कुछ और नहीं होता। एक्टिंग स्किल्स का नंबर तो बहुत बाद में आता है। कई तो देखने में इतने ख़राब होते हैं कि उनके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो लोग कुछ भी काम करते हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वॉचमैनी से लेकर धनिया भी बेचा, जो कि पानी न मारने के कारण मुरझा गया था, तो बिका भी नहीं था। फिर उसने दसियों सालों तक बहुत स्ट्रगल किया, छोटे मोटे रोल किए, फिर आखिर उसकी एक्टिंग को पहचान मिली और वो बड़ा स्टार बना। लेकिन कई हैंडसम लड़के जिम्स में बॉडी बना के, स्टीरॉइड्स लेके जिगिलो बन जाते हैं, यानी मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं। और लड़कियां कॉल गर्ल्स या एस्कॉट। लड़कियां तो बहुत डिमांड में रहती हैं, तो पहले हम लड़कियों यानी हीरोइंस और एक्ट्रेसेस की बात करते हैं। इस माया नगरी मुंबई में देश के कोने कोने से लोग दिन रात सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं।
कला की सेवा करने कोई नहीं आता। कला तो सिर्फ बहाना है। पैसा और फेम ही लोगों को देश भर से इस ग्लैमर वर्ल्ड में खींचता है। दोस्तों, इन लड़कियों को जब काम मिलना शुरू होता है तो ये 20-22 की होती हैं और पहले 32-33 तक आउट हो जाती थीं और शादी करके सेटल हो जाती थीं। लेकिन पिछले 15 सालों में सीन काफ़ी बदला है। दोस्तों, मैंने एक्ट्रेसेस या हीरोइंस की उम्र की बात इसलिए की क्योंकि फिल्म और टीवी एक्ट्रेसेस को वक्त रहते 10 से 12 सालों में पूरी ज़िंदगी के लिए कमाना होता है और उसके बाद की कोई गारंटी तो नहीं होती। इन्हें फिल्म, टीवी सीरियल करके, इवेंट्स में जाके, उद्घाटन करके, रियलिटी शो में नाच के पैसे कमाने के साथ इनमें से कई जिस्म फरोशी करके भी कमाती हैं क्योंकि उम्र ढलने के बाद वो भी नहीं होता। इन बॉलीवुड और टीवी वालों का सिर्फ सीधा सा फंडा है, जितना हो सके कमाओ, खर्च बिल्कुल मत करो, दूसरों का खर्च कराओ और अपना एक एक रुपया बचाओ और दूसरों को लूट लो। दोस्तों, जिस्म फरोशी भारत में गैर कानूनी है, इसलिए जब होटल्स में रेड होती है तो पुलिस आमतौर पर इनके नाम सार्वजनिक नहीं करती। महिलाओं को पीड़ित यानी विक्टिम ही दिखाया जाता है और खबर इस तरह से मीडिया में लिखी जाती है कि इतनी महिलाएं छुड़ाई गईं, रेस्क्यू की गईं। लेकिन जब कोई सेलिब्रिटीज़ इसमें हाथ में आ जाती है तो अक्सर मीडिया नाम नहीं छापता, लेकिन इशारों में बात कह देता है और सब लोग समझ भी जाते हैं और ये खबर बहुत बिकती है। और मीडिया में, बॉलीवुड में तो सबको पता ही होता है कि कौन है। दोस्तों, कुछ सालों पहले एक मशहूर एक्ट्रेस हैदराबाद में रेड में पकड़ी गई तो सब चौंक गए थे। वो फिल्मों में बतौर चाइल्ड स्टार काफ़ी मशहूर रही थी। उसका नाम है श्वेता बासु प्रसाद। ये न्यूज़ पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ। श्वेता बहुत टैलेंटेड चाइल्ड स्टार थी। उसने विशाल भारद्वाज की मकड़ी फिल्म में डबल रोल किया था। नागेश कुपनूर की इकबाल में उसने बहुत अहम रोल निभाया था। एक्टिंग के लिए उसे नेशनल अवार्ड मिला था। लेकिन फिर काफ़ी अरसे तक वो बॉलीवुड से गायब रही। इस दौरान उसने कुछ तमिल, तेलुगु और बांग्ला फिल्मों में काम किया। फिर साल 2014 में हैदराबाद के बंजारा हिल्स होटल में पुलिस ने रेड की तो उसमें कई महिलाओं और लड़कियों के साथ श्वेता बासु प्रसाद भी पकड़ी गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दूसरी बार था। सोचने की बात यह है कि पुलिस ने मीडिया में सिर्फ उसका नाम लीक क्यों किया था, उसके ग्राहक का नाम लीक नहीं किया जो उसके साथ पकड़ा गया था और छोड़ दिया गया था। बाकी और लड़कियों और महिलाओं के नाम भी पुलिस ने पब्लिक नहीं किए, तो सिर्फ एक लड़की को बदनाम क्यों किया? पुलिस ने उसे सुधार गृह में भेज दिया था। तब वहाँ से उसका एक बयान मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था। उस बयान में कथित रूप से श्वेता ने कहा था, मैंने अपने करियर में कुछ गलत फैसले लिए और मैं बिल्कुल कंगाल हो गई थी। मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना था और कुछ अच्छे काम भी करने थे। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद थे, इसलिए कुछ लोगों ने मुझे पैसे कमाने के लिए वेश्यावृत्ति का रास्ता दिखाया। मैं कुछ कर नहीं सकती थी और न ही मेरे पास कोई और चारा था, इसलिए मैंने ये काम किया। मैं तो कहूँगी कि दोस्तों, लानत है ऐसे परिवार और माँ बाप पर जो अपनी बेटियों से जिस्म फरोशी का कारोबार करा के पैसा लेते हैं, उन बेटियों के नाजुक कंधों पर अपना बोझ डालते हैं और उन्हें इस तरह मजबूर कर देते हैं। 2 महीनों तक सुधार गृह में रहकर जब बाहर श्वेता आई तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। पता नहीं वो किसने कहा और कैसे बाहर आया। दोस्तों, मेरा तो ये सवाल है कि हैदराबाद पुलिस को उससे क्या दुश्मनी थी? हो सकता है किसी अधिकारी ने उस वक्त उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा हो, उससे कोई फेवर मांगा हो या रिश्वत मांगी हो जो श्वेता ने रिफ्यूज़ कर दी हो, तो बदला निकालने के लिए उसी का नाम सार्वजनिक किया गया। ये मेरा अंदाज़ा है और कई थ्योरीज इसमें हो सकती हैं। उस घटना के बाद श्वेता बहुत बदनाम हो गई और बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। उस पर क्या गुजरी होगी आप समझ सकते हैं। उसे फिर उसके पुराने परिचित फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपने फैंटम फिल्म्स में स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर नौकरी दी थी। उस घटना के बाद मुंबई मिरर की ग्रुप एडिटर मीनल बघेल अंधेरी में उसके घर गई और जो भी श्वेता ने कहा वो छापा। उस एडिटर ने न उस लड़की से कोई सवाल पूछा, न इंटरव्यू लिया। ये एक बहुत सेंसिटिव अप्रोच थी। मेरी नज़र में वो लड़की इस समाज और व्यवस्था की एक विक्टिम थी, एक शिकार थी, जिसे फिर से समाज में आने के लिए सपोर्ट किया जाना चाहिए था। बाद में उसे बालाजी के स्टार प्लस की सीरियल चंद्र नंदिनी में बतौर लीड हीरोइन डबल रोल मिला।
फिर उसने कुछ वेब मूवीज़ में भी काम किया और फिल्मों में साइड कैरेक्टर्स किए। 2017 में उन्होंने छोटे से एक डायरेक्टर रोहित मित्तल से शादी की, लेकिन साल भर में ही तलाक हो गया। आज 33 साल की श्वेता अपना काम कर रही है। मेरी दुआ है कि वो कभी भी इस दलदल में दोबारा न गिरे। मैं श्वेता से जब मिली थी तब वो फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी के प्रमोशनल वीडियो का शूट कर रही थी एक स्टूडियो में। वहाँ स्टूडियो में शाहिद कपूर और अमृता राव भी थे, कुछ बच्चों में श्वेता थी। मैं उसकी बातें सुन के हैरान थी। इतनी सी बच्ची थी वो, टीनेजर थी, शायद 13-14 साल की होगी, लेकिन वो अपना बचपन खो चुकी थी। फिल्मों में चाइल्ड स्टार के साथ यही होता है, वो वक्त से पहले ऐसी दुनिया में एक्सपोज हो जाते हैं और उनका बचपन इसी उम्र में खो जाता है, वो उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, सालों बीत जाएंगे तो भी ये घटना हमेशा उसकी ज़िंदगी पर एक दाग की तरह रहेगी। और जब भी बॉलीवुड और टीवी में जिस्म फरोशी का जिक्र आएगा, श्वेता के केस का भी जिक्र होगा। जबकि ऐसा करने वाली कई दूसरी अमीर मशहूर हीरोइंस और एक्ट्रेसेस बड़ी इज्जत से समाज में रह रही हैं सर उठाकर। उस एक लड़की को गलत कहने वाले लोग ही उन एक्ट्रेसेस के हीरोइंस के साथ सेल्फी ले रहे हैं, जो शहर शहर जाके इवेंट्स में स्पा, जिम, ज्वेलरी स्टोर्स और कपड़ों के स्टोर्स के उद्घाटन करती हैं। रियलिटी शोज़ में नाच रही हैं, उन्हें लोग वोट देते हैं और कल पॉलिटिक्स में चली जाएंगी तो कोई हैरत नहीं होगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके दलाल या एजेंट ऐसे छोटे मोटे नहीं हैं जो किसी के पास भी उन्हें भेज दें जहाँ रेट पड़ जाए। उनके एजेंट बहुत हाई लेवल के हैं जो बड़े नेताओं और बिजनेसमैन से कनेक्टेड होते हैं। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। पहले इनके सेक्रेटरीज इनका सौदा करते थे, अब ये काम इनकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज और कास्टिंग एजेंसीज करती हैं। करीब 10-12 सालों पहले की बात है, ऐसे ही बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस संगीता खन्ना, जो ब्यूटी पेजेंट भी जीती थी और नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी थी, उसके सेक्रेटरी ने रात के 1:30-2 बजे करीब एक पॉलिटिशियन के लाइजनिंग के एक आदमी को कॉल किया। कॉल गलती से उस वक्त के नंबर 1 चैनल आज तक की फिल्म रिपोर्टर को लग गया, यानी क्रॉस कनेक्शन हो गया। उसने सब कुछ सुना। वो सेक्रेटरी आधी रात को पॉलिटिशियन या लाइजनिंग का जो आदमी था उससे कह रहा था कि संगीता को कहाँ भेजना है, कितने बजे भेजना है और क्या क्या करना है। यानी डील हो रही थी, सौदा हो रहा था, जिस्म फरोशी हो रही थी। वो सेक्रेटरी एक दूसरी बहुत बड़ी बॉलीवुड हीरोइन का भी सेक्रेटरी था और उसने ज़िंदगी में सिर्फ 2 या 3 हीरोइंस के ही काम देखे। जब दूसरी हीरोइन के बारे में भी ऐसी ही बातें चर्चा में आईं तो उन्हें दबा दिया गया। उसने भी नेशनल अवार्ड जीता था। उस नई हीरोइन के पास मुंबई में इतना पैसा और प्रॉपर्टी थी कि उसे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। और जब वो ब्यूटी पेजेंट जीत के बॉलीवुड में आई थी, मुंबई आई थी, तब भी उसके पास काफ़ी पैसा था। वो काफ़ी खाते पीते घर की थी। ये है प्रोस्टिट्यूशन बाय चॉइस, लग्जरी के लिए जिस्म फरोशी। और माया नगरी में माएँ इसे बढ़ावा देती हैं। कई बार खुद माएँ इस धंधे में अपनी बेटियों को धकेल देती हैं, उन्हें हीरोइन बनाती हैं, उनका सौदा करती हैं। और ब्यूटी पेजेंट्स क्या हैं? ये शोषण का ज़रिया है। ज़्यादातर लड़कियां इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होकर आती हैं। उन्हें फेम और बहुत सारे पैसे के बदले अपनी इज्जत का सौदा सस्ता लगता है। इन्हें जीत के वो बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती हैं और बॉलीवुड के दरवाजे भी उनके लिए खुल जाते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें अक्सर आयोजकों को खुश करना पड़ता है और वो पसंद आ जाती हैं तो ब्यूटी क्वीन बनती हैं। बाद में आगे भी उनका सौदा होता रहता है। ये भी तो प्रोस्टिट्यूशन ही है। सेक्स के बदले कैश या काइन, दोनों ही जिस्म फरोशी है। दोस्तों, एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है कि टीवी की एक एक्ट्रेस जो ससुराल सिमर का सीरियल में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उस सीरियल की रेटिंग बहुत हाई थी, बहुत पॉपुलर सीरियल था। उस एक्ट्रेस को भी पुणे की रेड में पकड़ा गया था। मीडिया ने उसका नाम नहीं छापा, लेकिन इशारों में हिंट देके खबर छापी थी, लेकिन अंदर तो सबको पता था। इसके अलावा फिल्म लाइफ की तो लग गई में नजर आई थी एक एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी। वो भी सेक्स रैकेट चलाने के संगीन अपराध में शामिल होने के कारण गिरफ्तार हुई थी। मिष्टी मुखर्जी के घर से 25,000 सेक्स सीरीज और 2 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए थे। साउथ की तो ऐसी कई एक्ट्रेसेस की लंबी लिस्ट है जो अक्सर रेड में पकड़ी जाती हैं और छूट के फिर से उसमें शामिल हो जाती हैं। पॉर्न एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा, जो पहले मोना चोपड़ा के नाम से जानी जाती थी, उसने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उसने शुरुआत के दिनों में पैसे के लिए सेक्स किया था।
45 की उम्र में आज वो जिस तरह के वीडियोस शूट करती है, उससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये सिर्फ पास्ट की ही बात है। शुरुआती दिनों के बाद वो सती सावित्री बन गई थी। आजकल एक सो कॉल्ड एक्ट्रेस है उर्मी नाविद, जो रोज़ उल्टे सीधे कपड़े पहन के छोटे मोटे अपने बुलाए हुए मोबाइल कैमरामैन्स के सामने आ जाती है। आप बताइए उसका खर्च कैसे चलता है। वो एक दूसरे शहर के बहुत ही गरीब परिवार से है। मुंबई आकर उसने पिछले कुछ सालों के दौरान छोटे मोटे सीरियल्स में छोटे मोटे रोल्स किए, कैमियो किए, 1-2 रियलिटी शोज़ में थोड़ा सा काम किया। रोज़ डिज़ाइनर से अजीबोगरीब कपड़े बनवा के पहन के वो अंधेरी में कहीं भी निकल जाती है और पहले से अपने बुलाए हुए छोटे मोटे पेपराजी के उसके कैमरामैन्स उसके फ़ोटो और वीडियो ले लेते हैं और इंटरनेट पर डाल देते हैं। और इंटरनेट पर न्यूज़ में काफ़ी उसकी खबरें सेल होती हैं, उसके फ़ोटोज़ देखे जाते हैं। उस सब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? दोस्तों, ट्रेंड तो ये है कि ऐसी लड़कियों और एक्ट्रेसेस की अगर एक म्यूज़िक वीडियो हिट हो जाती है, सीरियल में रोल मिल जाता है या फिल्म में कोई रोल मिल जाता है छोटा मोटा, तो इनका मार्केट रेट बढ़ जाता है, देह व्यापार में इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसी ही एक आइटम गर्ल है जो अपनी नकली शादियों के स्टंट करके कई सालों से आज भी खबरों में बनी हुई है। वो पहले से इस जिस्म फरोशी के बिजनेस में थी और जब उसका एक म्यूज़िक वीडियो हिट हो गया तो उसका रेट 5,000 से बढ़ के 20,000 हो गया था उस ज़माने में। वही एक्ट्रेस, वही आइटम गर्ल 2004 में एक सेक्स रैकेट पर रेड में पकड़ी गई थी। तब मीडिया वालों ने चलाया था कि उसने मैं हूं ना फिल्म में रोल किया है शाहरुख के साथ। तो सब लोग मैं हूं ना की हीरोइन अमृता राव पर शक करने लगे थे, लेकिन वो एक्ट्रेस या आइटम गर्ल तो दूसरी ही थी। दोस्तों, मुंबई में जो एजेंट होते हैं कई बड़ी हीरोइंस को भी भेजने का दावा करते हैं ग्राहकों को, लेकिन उनकी लोकलाइक्स या उनकी सस्ती कॉपीज़ को भेजते हैं, या उसमें कोई सस्ती सेलिब्रिटीज़ भी होती हैं जो बहुत छोटे नीचे लेवल पर होता है। 2005 में जब मैं स्टार न्यूज़ में थी, तब आज तक से एक नया एडिटर स्टार न्यूज़ में आया था। उसे रेटिंग बढ़ा के अपना जौहर दिखाना था, अपना इफ़ेक्ट दिखाना था। तो उसने अपने फेवरेट क्राइम रिपोर्टर के साथ प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए मुंबई और आसपास के इलाकों में चलने वाले सेक्स रैकेट्स पर स्टिंग ऑपरेशन कराया था। स्टार न्यूज़ में एक क्राइम शो आता था, रेड अलर्ट, उसी के ज़रिए स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। तो उसमें भी वो आइटम गर्ल फंसी और कैमरे पर शूट हुई। उसके साथ टीवी के एक स्टार भी थी जो खलनायिका के रोल करती थी। चैनल का आदमी ग्राहक बन के गया था और वो जो एक्ट्रेस थी वो कम उम्र में शादी और तलाक के बाद बच्चे पालने की अक्सर बात करती थी। हालांकि न्यूज़ चैनल्स ने उन दोनों महिलाओं को, दोनों एक्ट्रेसेस को दिखाया नहीं था, उनके चेहरे ब्लर करके दिखाए थे। लेकिन उनमें से जो आइटम गर्ल थी, उसके गले का लॉकेट और उसकी बैठी हुई हंसकी आवाज़ से लोगों ने उसे पहचान लिया था। और चैनल और प्रोडक्शन हाउस BAG फिल्म्स में तो सबने उसको देखा ही था, स्टिंग में तो पहचान ही लिया था, हमें पता ही था। वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी और गरीब परिवार से थी। तब वो बहुत निचले दर्जे की कॉल गर्ल थी, इसलिए ऐसे रैकेट में फंस गई थी। लोगों में इनके लिए कितनी क्यूरोसिटी है कि मुझे कई परिचितों ने फ़ोन करके उसका नाम पूछा था। इसी से पता चलता है कि हमारा समाज खुद कितना गंदा है। ये लड़कियां, ये एक्ट्रेसेस जो जिस्म फरोशी करती हैं, वो सिर्फ हमारे समाज की गंदगी का रिफ्लेक्शन है। इन हीरोइंस और मॉडल से तो हमारे घरों में काम करने वाली लड़कियां, औरतें यानी काम वालियां, मुंबई में जिन्हें बाई कहते हैं, वो लाखों गुना ज़्यादा इज्जतदार हैं। बेचारी सुबह से शाम तक 10 घरों में काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती तो उन्हें यही काम आता है। वो अपने घर का खर्च चलाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, क्योंकि ये महिलाएं अपना सम्मान करती हैं और उसे बचाने के लिए मेहनत करती हैं। ये काम वालियाँ किसी भी मिस इंडिया, मिसेस इंडिया और हीरोइन से ज़्यादा खूबसूरत हैं और इन नायिकाओं से ज़्यादा संस्कारी हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं बाकी की हकीकत अगले वीडियो यानी पार्ट 2 में बताऊंगी, और पार्ट 3 और 4 भी मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाने वाली है। और इसमें कई बड़ी मछलियां हैं इस गंदे तालाब में, और कई बॉलीवुड के किस्से हैं जो आपको चौंकाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो को ख़त्म करने की, और ज़रूर देखिए मेरा अगला वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या नहीं बढ़ रही और मेरे वीडियोस पर लाइक 1.5-2 लाख आते हैं। तो मुझे लगता है देखने वाले कौन हैं जो मुझे जानते ही नहीं हैं या मैं उन्हें नहीं जानती। थैंक यू।